हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी विद शुभम। तो आप यहाँ देखते हैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो और नए अपडेट्स। जो भी कुछ नए अपडेट्स आते हैं, जैसे कि इस समय वैकेंसी आई है डीआई की, उसकी भी अपडेट्स जल्द ही हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। उसके अलावा हम लोगों की एक सीरीज चल रही है डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए। उसमें हिंदी और इंग्लिश जो कि दोनों में नोट्स प्रोवाइड होते हैं या फिर एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज आपका टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया जो कि एक कॉमन डिजीज़ है, उसके बारे में आज हम जानेंगे क्या होती है मलेरिया, उसकी इटियोलॉजी क्या है, इटियोपैथोलॉजी क्या है, इसके अलावा सिम्टम्स क्या हैं और कैसे उसको मैनेज करेंगे। मैनेज मतलब कैसे ट्रीट करेंगे, बाई फार्माकोलॉजिकल वे या नॉन फार्माकोलॉजिकल वे। तो बने रहिए हमारे चैनल फार्मेसी विश्वम पर। तो पहले जानते होता क्या है मलेरिया। मलेरिया आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, मल और एरिया। मल मतलब हो गया बैड, एरिया मतलब हो गया एयर। मलेरिया ये इटालियन वर्ड से बना हुआ है। मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप में बनाया जिसमें सारी चीज़ें यहीं पर पूरी एक्सप्लेन हो जाती हैं, बाकी मैं आगे चल के समझाऊंगा। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया नाम सुनते ही तुम लोगों के दिमाग में चलता है ये किसी मच्छर के थ्रू फैलता है। मच्छर एक वेक्टर है, मच्छर एक वेक्टर है जो कि फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो मच्छर है, जिसके थ्रू ये फैलता है। मतलब कि एक मच्छर है जो कि ले जाने का काम करती है। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आपको वहाँ पर इस मच्छर ने बाइट किया है, उसके बाद वहाँ से जो बाइट करके वो दूसरे पर्सन को काट रही है। ये मच्छर जो क्या है, एक व्हीकल है, एक माध्यम है जिसके थ्रू वो पैरासाइट्स या प्रोटोजोआ दूसरे पुरुष दूसरे पर्सन के पास फैलता है। तो मलेरिया इन्फेक्टेड मस्क्यूटो, एनाफ्लीज मस्क्यूटो के थ्रू फैलता है। इसके अलावा और किससे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है और कंजेटियल स्प्रेड के थ्रू फैलता है। मतलब कि माँ से बच्चे में फैलता है। ठीक है। तो आपकी अगर बात करते हैं कौन सा स्पीसीज है किसके थ्रू फैलता है, तो प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीसीज हैं जिनके थ्रू ये फैलता है। जिसमें सबसे घातक जो है, सबसे खतरनाक या लीथल कंडीशन जो बोले तो प्लाज्मोडियम फ्लासिपियम है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे ज़्यादा देखा कौन सा जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं इसमें, सिम्टम्स भी आप लोगों को पता ही होंगे कि फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है और ठंड भी लगती है, हेडेक रहता है, नाजिया एंड वोमिटिंग जैसे फील होता है, एनीमिया भी चांसेस हो जाते हैं क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स देखेंगे और पैथोजेनेसिस क्या रहेगी वो भी हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें लीवर और आरबीसी जैसे दो सेलों को डिस्ट्रॉय करती है या डिस्ट्रक्ट करती है। प्रिवेंशन क्या रहेगा कि हमको मच्छर से बचना है, यानी कि पूरे कपड़े पहनना है या इंसेक्ट रिपेलेंट लगाना है या फिर अपने आसपास की जगहों पे पानी नहीं। ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये आपको एक फ्लो चार्ट है, आपको बस मोटा मोटा इसी में पता चल जाता है कि क्या चीज़ है। तो पहली लाइन क्या है, मलेरिया। मलेरिया इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम स्पीसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू अ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो। जो मलेरिया एक परजीवी या पैरासिटिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज है पैरासाइट की, उसके थ्रू बाइट करने से फैलती है। अब कोई पैरासिटिक मतलब कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज का कोई भी जीव, मतलब कि मस्क्यूटो, वो वो भी फीमेल मस्क्यूटो, वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काट के अगर तुमको काटती है, अदर पर्सन को काटती है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता यही है कि वो उसमें सिम्टम्स क्या आने शुरू होते हैं, फीवर आना लगता है, उसके साथ ठंड लगती है, इसके अलावा स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है, एनीमिया होती है। ये कुछ जो कि सिम्टम्स हैं जो कि दिखेंगे मलेरिया में। ठीक है। तो मलेरिया क्या है, एक वाइड स्प्रेड डिजीज है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी क्या है वो भी जानेंगे। इटियोलॉजी मतलब समझ रहे हैं आप, कारण क्या है मलेरिया के। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब एक सीरियस कंडीशन की डिजीज है जिसमें ये सारी चीज़ें सिम्टम्स देखे जाते हैं। मेनली सिम्टम्स आपको अगर मलेरिया देखें तो मलेरिया निम्न कारणों से फैलती है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज तो आई है जिसके थ्रू फैलती हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्लाज्मोडियम में आप कहेंगे प्लाज्मोडियम फ्लासिपियम, जो कि सबसे लीथल, सबसे डेंजर कंडीशन है, सबसे डेंजर पैरासाइट है। अगर ये फ्लासिपियम हुआ तो आपके केसेस होते हैं ऐसे कि डेथ के केसेस देखे जाते हैं, प्लाज्मोडियम फ्लासिपियम। ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब अगर इस प्लाज्मोडियम फ्लासिपियम का इन्फेक्टेड है तो 12 दिन बाद आपको सिम्टम्स इसके दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर बात करते हैं, वाइवेक्स जो होता है सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर हम जब भी मलेरिया के केसेस देखते हैं तो ज़्यादातर वाइवेक्स ही देखते हैं। वाइवेक्स इतना कंपेयर टू फ्लासिपियम इतना डेंजर नहीं होता है, बट ये क्या होता है देखा जाता है, ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड होते हैं। उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरियल, प्लाज्मोडियम अवेल, इसके अलावा प्लाज्मोडियम नोस्की, ये सारी
आपके पैरासाइट्स हैं जिनके जिनके थ्रू ये फैलता है। ठीक है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी लिखा है। ओवेल का 17 दिन होता है, मलेरियल का 28 दिन होता है, वाइवेक्स का 14 दिन होता है, फ्लासीपियम का 12 दिन होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखा है, मतलब कि संक्रमण जो है ये कैसे फैलता है, संक्रमण किन माध्यमों से फैलता है। तो आपको ये मलेरिया अगर नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में चल रहा था किसी मच्छर के थ्रू फैलता है। तो मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो जो कि है, उसके बाइट करने से फैलता है। उसके बाइट क्या, वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से बाइट करके आई है तभी वो फैलेगा। और क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैलता है, और मदर टू इन्फेक्टेड अगर मदर है तो बच्चे में भी फैलता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड निडल या सिरिंज से भी फैलता है, मतलब कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद वही निडल यूज करके हम दूसरे पर्सन, स्वस्थ पर्सन को भी लगा दे रहे हैं, तो उसको भी ये चीज़ें फैलती हैं। तो ये चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मिलती हैं। आगे स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद इटियोलॉजी के बाद इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं कि क्या है, कैसे वो रोग जनन, कैसे रोग जनन हो रहा, कैसे कैसे वो डेवलप हो रही है, वो डिजीज कैसे डेवलप हो रही है, ये चीज़ें जानते हैं। तो एटियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई मस्क्यूटोज, कोई क्या एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो ने बाइट किया, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो ने आपको काटा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके जो लार होता है सलाइवा, सलाइवा में ही आपको प्लाज्मोडियम स्पीसीज का कोई भी, या फिर वाइवेक्स हो गया, या फ्लासीपियम हो गया, या वेल हो गया, या फिर मलेरियल हो गया, ये कोई भी पैरासाइट आके आपके ब्लड में एंटर करते हैं। ब्लड में एंटर करने के बाद ये सीधे पहुंचते हैं लीवर में। अब लीवर में पहुंचते हैं तब ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ग्रोथ जब करना चालू करते हैं उसके बाद, इसके बाद ये जब लीवर में ग्रोथ करेंगे उसके बाद वहाँ से ये ब्रस्ट होकर वहाँ से निकल करके लीवर से लीवर सेल को डैमेज करते हैं। उसके बाद ये आरबीसी में पहुँचते हैं। जब आरबीसी में पहुँचते हैं तो वहाँ भी अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं और वहाँ की सेल को रप्चर करना शुरू कर देते हैं। जब आरबीसी को रप्चर करेंगे तो वही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। कौन से, फीवर, ठंड लगना, एनीमिया, ये सारे सिम्टम्स शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी पैथोजेनेसिस है। क्या हुआ, पैथोजेनेसिस क्या हुआ, वन वर्ड में अगर हम बात करते हैं, कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज ने आपको बाइट किया है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके प्लाज्मोडियम जो होंगे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होंगे, वो इंटर होंगे ब्लड में, ब्लड से वो इंटर होके पहुंचेंगे लीवर में, लीवर में उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद वो पहुंचेंगे आरबीसी ब्लड में, ब्लड में जब पहुंचे तो ब्लड में जब ये कुछ दिन तक रुके उसके बाद ये क्या हुए, डैमेज होना करना शुरू कर दिए आरबीसी को। आरबीसी को डैमेज कौन करता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो इनको स्प्लीन जो होता है उसको डैमेज या रप्चर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स दिखते हैं, फीवर, एनीमिया, चिल्स, ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो कि मैंने पहले ही बता चुका था, यहाँ पर भी लिखा है प्लाज्मोडियम फ्लासीपियम जो कि सबसे डेंजर है, 14 दिन तक होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो 12 से 18 दिन होता है। यही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं मलेरिया में। मलेरिया में सिम्टम्स क्या रहेंगे, सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा फीवर्स होता है, फीवर के साथ ठंड भी लगती है, ठंड लगेगी, ठंड के साथ बुखार भी आएगा। फिर क्या होता है, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, स्वेटिंग केस बहुत देखा जाता है। इसके अलावा हेडेक, नाजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया, फटीग, वीकनेस, पेल स्किन, वेरी हाई फीवर, ये कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। मेनली सिम्टम्स अगर मलेरिया रहती है तो यही दिखते हैं कि कहते हैं गाँव में भी या फिर कहीं भी सुन लो तो मलेरिया होता है, उसके साथ में बुखार आता है, उसके साथ ठंड लगती है, उसके साथ स्वेटिंग भी होती है, हेडेक भी होती है, ये सिम्टम्स कॉमन है जो कि देखे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, कैसे कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैनेजमेंट जब भी करेंगे तो हम मतलब कि कोई पहले तो दवाओं का उपचार करेंगे कि कैसे दवा करेंगे। तो दवा इसमें कुछ फेमस ड्रग हैं जो कि आपको पता होगी, प्रीमाक्विन, प्रीमाक्विन जो कि आपके जब लीवर में रहता है आपका प्लाज्मोडियम, उस समय पर क्योर करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है। ये किसके लिए की जाती है, प्लाज्मोडियम फ्लासीपियम, प्लाज्मोडियम फ्लासीपियम जो कि सबसे डेंजर, सबसे लीथल कंडीशन वाला पैरासाइट था, उसके लिए आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है। इसके अलावा क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्विन जो कि यूज की जाती है प्लाज्मोडियम मलेरियल के लिए, वाइवेक्स के लिए। क्विनीन होता है सीवियर मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए सपोर्टिव ड्रग थेरेपी में आपका आता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है, जो बुखार को कम करे, जो आपके बॉडी टेम्परेचर को रिलीज करे, कम करे, वो एंटीपायरेटिक कहलाती हैं। तो एंटीपायरेटिक में आपका पैरासीटामॉल होगा। इसके अलावा नाजिया वोमिटिंग फील होता है तो इसके लिए एंटी एमेटिक्स देंगे। इसके अलावा आईवी फ्लूइड देंगे जो कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ है तो आपके बॉडी में जो कि वाटर है उसका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड कम पड़ जाता है। इसके अलावा आईवी फ्लूइड हम चढ़ाएंगे। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड
ब्लड फ्लूइड भी हम सीवियर एनीमिया में करते हैं, जब जैसे कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, आरबीसी रप्चर होना शुरू हो जाती है, तो मतलब कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई, तो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या रहेगा, जो कि मैंने पहली बार ही में बताया था, सबसे पहले मच्छरदानी, मस्क्यूटो नेट्स या फिर रिपेलेंट्स, मतलब कि ऑइंटमेंट आते हैं, ऑयल्स आते हैं मस्क्यूटो से बचने के लिए, वो लगा के आप सोइए। अपने आसपास के वातावरण में कुछ साफ रखिए, मतलब कि पानी ना भरने दीजिए, क्योंकि पानी में ये मच्छर फैलते हैं। और क्या होता है, रेस्ट करिए और फ्लूइड्स पीजिए। फ्लूइड मतलब कि कोई ऐसे ड्रिंक्स लीजिए जिसे हमें बॉडी को एनर्जी मिले और एक्टिवेट मिले, मतलब कि जूस पीजिए, फ्रूट जूस पी सकते हैं, रेस्ट करिए और अपने आसपास में सफाई रखिए। ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल। इसके अलावा हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, एक्सरसाइज करिए, ये सब रेगुलर आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ की पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब हम मच्छर जो है, मच्छर ने काटा है आपको, मच्छर मस्क्यूटो, कौन सा मस्क्यूटो था, फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो ने बाइट किया था ना, ठीक है। तो उसमें जो है जब पहली बार स्टेज पहले वो मच्छर जो है काटा है, तो जब इंटर किया तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, स्पोरोजाइट्स। एंट्री स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोजाइट्स, एंट्री स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोजाइट्स। जब इन्फेक्शन कॉज हो जाता है उस स्टेज को भी हम स्पोरोजाइट्स ही बोलते हैं। इसके अलावा कौन सी सेल्स जो होती हैं अफेक्ट होती हैं, आरबीसी होती हैं। आर्गन कौन सा अफेक्ट होता है, स्प्लीन होता है। अब ट्रांसमिशन अगर करना है ब्लड के थ्रू तो उसे ट्रोफोजाइट्स बोलते हैं। फिर आता है कि नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में आया था, 1953 में आया था। इसके बाद नेशनल मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम इरेडिकेट कब किए थे, 1958 में। कब मनाया जाता है एंटी मलेरियल वीक, लास्ट वीक ऑफ मई, मई के लास्ट वीक में एंटी मलेरियल वीक मनाया जाता है। इसमें हम कौन कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। ड्रग यूज फॉर रेडिकल क्योर, प्रीमाक्विन। ड्रग ड्रग फॉर चॉइस ऑफ सीवियर मलेरिया, सबसे ज़्यादा ड्रग कौन सी जब सीरियस कंडीशन आती है तब कौन सी यूज की जाती है, एंटी मलेरियल। सीवियर जब केस होता है मलेरिया का तब कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो आपके लिए आर्टिसोनेट यूज किया जाता है। आर्टिसोनेट एक इंजेक्शन है जो कि आईवीआईएम के थ्रू लगाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है जब सीरियस कंडीशन आती है तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अलावा मैंने एक और स्लाइड बनाई है जो कि आप लोग देख लीजिए। जैसे मलेरिया है तो एंट्री स्टेज को हमने बताया दिखाया यहाँ पर स्पोरोजाइट्स जो कि एंट्री स्टेज को बोलेंगे। इन्फेक्टिव स्टेज को जब इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा उसको भी स्पोरोजाइट्स बोलेंगे। कौन सी सेल्स अफेक्टेड होंगी, वो आरबीसी होती हैं। कौन सा आर्गन जो होता है, लीवर या स्प्लिन, ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। लीवर जो कि जिसमें सेल डैमेज होने शुरू हो जाती हैं, स्प्लिन में इनलार्ज हो जाता है। और कैसे ट्रांसमिशन होता है, इंसुलिन से भी हो सकता है। कब ये आया था नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, 1953 में। इसके अलावा इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था आपका, 1958 में आया था। मनाया कब जाता है, लास्ट वीक ऑफ